नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लास्ट लेक्चर आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ। वैसे तो देखा जाए तो आज हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था शायद कि एक टॉपिक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जो कि मैथ्स का है, उसको पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस जो हैं वो कैलकुलस से समझ में आती हैं। ऑल्दो आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव तो करेंगे ही। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 12th में तो बार बार बोल चुका हूं, जब हम लोग अभी YouTube पे डेरिवेशंस कराते हैं तो हम कंसिडरेशंस वगैरह नहीं लिखवाते, उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट हर एक डेरिवेशन में कंसिडरेशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन आज हमारा जो मकसद है वो है, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लास्ट क्लास में की थी उनको डिराइव कर लेना, और एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे हम आज इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, और अगर समय बचता है तो आज हम बात कर लेंगे रिलेटिव मोशन के ऊपर। ठीक है जी, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। ऑल दो हम इस चैप्टर में कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर भी लेक्चर लाएंगे, और उसके बाद फिर कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशंस को भी डिराइव करेंगे। लेकिन आज हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन कैसे डिराइव करने वाले हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अनेबल एडिटिंग ही नहीं की है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि जो डेरिवेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन की, वो हम कैसे करने वाले हैं, वो हम ग्राफिकली करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली भी डिराइव किया जा सकता है और कैलकुलस मेथड से भी किया जा सकता है। हम इसको जो डेरिवेशन की करेंगे वो कैसे करेंगे, ग्राफिकली करेंगे। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आती हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने आपको बताया था कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आर फॉर बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओनली, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है तो जो ग्राफ आएगा वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही आएगा। हम यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अब ये तो हमारे पास हुआ ग्राफ, बाकी हम जो ड्रॉ करेंगे वो कंस्ट्रक्शंस होंगी। तो यहाँ से ये हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ, ओ ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब अगर आप इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो ये हमें डिराइव करना है, लेकिन यहाँ पे ओ डी जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि ग्राफ की शुरुआत ही डी से हो रही है। तो हमारी जो ओ डी है, जो कि मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली कह लो ए बी के बराबर भी है, तो ओ डी हमारा किसके बराबर हो जाता है बच्चों, ओ डी हमारा बराबर हो जाता है ए बी के, और ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हैं। फिर हमारा जो ए सी है, ए सी ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी बढ़ गई। एंड अगेन ओ ए और बी डी इज टाइम, ओ ए और बी डी ये हमारे लिए समय यानी कि हमारे लिए टाइम है। तो ये हमारे पास आ गए कुछ टर्म्स, मतलब कि हमारे कुछ क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी। ठीक है जी, हमेशा आपको करना है। और उससे पहले आपको कुछ कंसिडरेशंस भी लिखनी होती हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा था कि लेट अस टेक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे से करके। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमें फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है। ध्यान दें, हर एक डेरिवेशन में आपको शुरुआत जो है, मतलब कि पहले के दो स्टेप्स जो हैं वो याद करने होते हैं कि यार ये शुरुआत कहाँ से होगी। क्योंकि डेरिवेशंस का, वैसे तो डेरिवेशंस का मतलब है याद करना। न्यूमेरिकल में क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, विद द फ्लो आंसर निकालते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट ढंग से पढ़ने होते हैं, फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशन दो प्रकार की होती हैं। कई डेरिवेशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको हर एक स्टेप, फिर उसका अगला स्टेप ऐसे याद करना पड़ता है।
कई डेरिवेशन ऐसे भी हैं हमारे, लेकिन 90% डेरिवेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इनिशियली 2 स्टेप्स याद करने हैं, फिर आप फ्लो में चलते चले जाएंगे और वो डेरिवेशन होती चली जाएगी। अब जैसे कि इस वाली इक्वेशन में अगर हमें इसको डेरिवेशन करनी है इसकी, तो हमें बस ये याद रखना है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत करनी है कि जो AC है ग्राफ में, जो AC है वो हमारा AB प्लस BC के बराबर है। जो AC है हमारा वो AB प्लस BC के बराबर है। अब AC हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले फाइनल वेलोसिटी बोला, AC हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, AB हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन देखा जाए तो BC हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ और मैं अब अगर देखूं तो मेरे पास क्या मिसिंग है, तो मेरे पास अब मिसिंग है A। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें A आता है, लेकिन अभी तक मैं जहां पहुंचा मेरे पास A नहीं आया है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करेंगे, लास्ट क्लास में बात की थी, स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। अब इस ग्राफ की अगर हम हाइट की बात करें तो हमने इसके ऊपर लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे। हाइट है हमारे पास B से लेके C विच इज BC, और बेस है हमारे पास B से लेके D विच इज BD। अब BC तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन BD जो हमारे पास है BD इट इज़ टाइम। तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है AT। अब इस AT की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में और काम हो गया। पुटिंग हाँ जी, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन यानी BC इज इक्वल टू AT को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो V इज इक्वल टू U प्लस BC की जगह हमने पुट कर दिया है AT। आज की क्लास डेरिवेशन क्लास कह सकते हो आप, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया विच इज़ V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, एक्चुअली तीनों ही बहुत सिंपल डेरिवेशंस हैं। ये हमारी पहली डेरिवेशन हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अगेन इस इक्वेशन को भी डिराइव करने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। अब हम चाहें तो ये वाला ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बार बार हमें पीछे जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ग्राफ को दोबारा बना रहे हैं। और अगर दोबारा बना ही रहे हैं तो हम इस बारी जो लेबलिंग है वो थोड़ी सी अलग कर लेंगे। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया, एंड दिस इज द ग्राफ। अगेन हम ग्राफ ऐसा क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके बच्चों, इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कौन से मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने अगेन कंस्ट्रक्शन कर दी, इसको नाम दे दिया O, इसको दे दिया मान लो X, इसको दे दिया Y, इसको दे दिया Z, इसको दे दिया A। कुछ भी नाम दे दो यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ABCD में से ही कुछ भी नाम दे दो, कहीं क ख ग दे के आ जाओ एग्ज़ाम में। वैसे तो क ख ग भी दे सकते हैं यार, अच्छा लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो ये Z आ गया। अब अगर ये हमारे पास आ गया तो फिर से चलो हमारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। जल्दी जल्दी बता दो कि यहाँ पे हमारे पास OA कौन है, OA, और OA इज़ बराबर टू XY। तो ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया, है ना। अब ऐसे ही XZ क्या है हमारे पास, तो XZ हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर मैं देखूँ OX क्या है हमारे पास, OX इज इक्वल टू AY। OX जो है वो मेरे लिए AY के बराबर है विच इज़ टाइम। तो ये तीन चीज़ें हमें बार बार करनी ही हैं और ये फिक्स रहेंगी लगभग। हाँ, वो इस पर डिपेंड करता है आप ABCD नाम दे रहे हैं या XYZ नाम दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, वो तो बात है ही। चलिए डन। अब हमें याद करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया हर डेरिवेशन का जो मेन स्टेप होता है वो होता है शुरुआत कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने से। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमने फॉर्मूला किया था एरिया अंडर ग्राफ।
ग्राफ के नीचे का हमें सारा एरिया निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमारे पास तरीका था एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफ के नीचे का हमें सारा का सारा एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने ले लिया s। अब एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालते हैं? अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल लगा देंगे। तो अगर ये न्यूमेरिकल होता तो हाँ आप कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल में आप कैसे भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक क्या है, ये एक डेरिवेशन है। तो आपको यहाँ पे वही करना होगा जो करना है। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आप सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर रहे होगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही लगाना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगेगा। अभी आप देखोगे हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करते वक्त एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेंगे। न्यूमेरिकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेरिवेशन में फ़र्क पड़ता है, इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही लिया जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है OXYA, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है हमारे पास AYZ, AYZ। ठीक है जी। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है मेरे पास वो कैसे होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी के हिसाब से हो गया ये OA इंटू में Y, OA इंटू में OX, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस, बेस इज AY एंड हाइट इज YZ, है ना। ये हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इससे, है ना। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि x और भी हैं, ये इनटू का साइन और x के साइन से आप कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चों, ठीक है, चलेगा। अब अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हमारे पास s आ चुका है OA इंटू में OX। अब अगर आप ध्यान से देखें तो OA हमारे पास तो इनिशियल वेलोसिटी है और OX हमारे पास टाइम है, प्लस हाफ AY। अगर आप देखें तो AY हमारे पास टाइम है, लेकिन YZ हमारे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आके हम लोग रुक जाते हैं और ये हमारी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दो बातें हैं। पहली बात तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ टी, मतलब आपको थोड़ी बहुत फील तो आ गई होगी कि हम सेकेंड इक्वेशन के बहुत करीब हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन आता है, लेकिन अभी तक हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं आ रहा। तो अगेन जैसा हमने पिछली इक्वेशन में किया था कि हमने एक्सेलरेशन निकाला स्लोप ऑफ द ग्राफ की मदद से, बिल्कुल यहाँ पे भी हम वही काम अब करने वाले हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब यही काम अगर हम लोग करें रिपीट, तो एक्सेलरेशन जो है उसको अगर हमें निकालना हो तो तरीका वही है, स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चों हाइट अपॉन में बेस। अब ग्राफ की जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है, तो ग्राफ की हाइट है YZ और बेस हमारे पास है AY विच इज टाइम, और ये एक्सेलरेशन के बराबर आ गया, है ना। अब अगर इस हिसाब से बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है YZ जो कि हमारे पास नहीं है, और AY जो कि हमारे पास टाइम है। अब इसको यहाँ से अगर मुझे YZ निकालना हो तो मुझे क्या कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना। मैं इधर कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो एक्सेलरेशन इनटू में टाइम अगर कर दूंगा तो YZ आ जाएगा। इसको मान लेंगे हम कौन सी इक्वेशन, सेकेंड। अब बस क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देना है, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T, और T के साथ हमारे पास क्या आया था बच्चों, YZ आ गया था। अब YZ जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें बस 80 रख देना है ना, वहाँ पे हमें बस 80 रख देना है। अब ऐसा अगर है तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास बच्चों मुबारक हो सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेकेंड इक्वेशन की भी डेरिवेशन कर ली है। डन है, इजी है यार। अब हमारे पास जो मकसद है हमारा वो है थर्ड इक्वेशन। अब हमारा मकसद क्या है बच्चों,
थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना। अब थर्ड इक्वेशन क्या है बता दो जी। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थर्ड इक्वेशन है उसको डिराइव करना फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के शुरू के स्टेप तो सेम ही है। एरिया अंडर द ग्राफ तक तो हमें सेम ही काम करना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेकंड इक्वेशन डिराइव करते वक्त एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना होता है, लेकिन थर्ड इक्वेशन डिराइव करते वक्त हम एरिया ऑफ ट्रैपीजियम लेंगे। सबसे पहले तो हम ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं और इनिशियल्स भी यहीं पे लिख लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास टाइम आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एंड दिस इज द ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। डन है। अब अगर हम इस हिसाब से बात करें तो कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं अगेन। ओ एम एन पी क्यू, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो ओ क्यू और एम एन ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। ओ क्यू और एम एन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। पी एम हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। और अगेन ओ एम या फिर क्यू एन हमारे पास टाइम हो जाता है। तो ये तो हर बार सेम ही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हर बार सेम है। तो ये आ गए हमारे पास इनिशियल्स। अब हमें क्या करना है, अगेन मैंने आपको जैसा कि कहा शुरुआत याद है तो सब बढ़िया है। शुरुआत याद मतलब हमें बेटा बात करनी है अब डिस्प्लेसमेंट निकालने की, यानी कि अब हम निकालेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का ग्राफ से जो तरीका होता है वो होता है बच्चों एरिया अंडर ग्राफ, कई लोग इसे एरिया अंडर स्लोप भी कह देते हैं, एक ही बात है। अब एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालें, तो इस बार हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, यानी इस बार हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। और ट्रैपीजियम कौन सा है, ओ एम पी क्यू, ओ एम पी क्यू, ठीक है जी। अब अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। मैंने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कराया था सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, उसमें शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, है ना। वहाँ पे कुछ 30 या 35 ऐसा कुछ पंगा कर दिया था। मैंने कमेंट सेक्शन पे जाके जब कमेंट पढ़े, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं कमेंट पढ़ता हूँ सारे, तो मैंने देखा वहाँ जाके बच्चों ने लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। चलिए ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रैपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अब 2 अगर चला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s, 2 चला गया उधर 2s कर दिया। अब पैरेलल साइड में एक पैरेलल साइड pm है, क्योंकि ट्रेपीजियम को आप ऐसे देख रहे हो ना, ये टेढ़ा लग दो, तो ये वाली हो गई पैरेलल साइड और ये हो गई हाइट। तो एक पैरेलल साइड हो गई pm और oq, तो एक पैरेलल साइड हो गई pm और एक हो गई oq, और इनटू में अगर हम हाइट की बात करें तो वो हो गई qn, वो हो गई qn। अब 2s इज इक्वल टू pm हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और oq हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब जो qn है हमारे पास वो टाइम है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसके मतलब हमने हर एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी है और हम इस सिचुएशन पे आके रुक गए हैं। अब अगर आप देखें तो आपको जो डिराइव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अभी फिलहाल तो आप उसके करीब भी नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है बच्चों कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर टाइम आ गया है, और टाइम आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी जो थर्ड इक्वेशन होती है आपको पता है उसके अंदर टाइम होता ही नहीं है। तो हमने अभी एक, आप कह लो कि हमारा एक गलती तो नहीं कहेंगे, ये तो फ्लो है, ये तो प्रोसेस है कि टाइम आ गया है। अब टाइम आना अच्छी बात, यहाँ वैसे टाइम आना अच्छी बात होती है बच्चों, किसी का भी टाइम आना अच्छी बात, सबका टाइम आना चाहिए, अपना भी टाइम आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो टाइम आ गया है वो सही नहीं है। और अगर टाइम यहाँ पे आ गया है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूं जो कि
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होती है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के आप वहाँ पुट कर सकते हो। उससे दो फायदे होंगे, पहली बात तो t हट जाएगा, और दूसरी बात आपको इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी चाहिए, और एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से t आ गया v माइनस यू अपॉन में a। इसको मान लेंगे सेकेंड। अब आप सेकेंड को फर्स्ट में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है जी, ये जो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है इसको फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। खत्म हो गया काम बच्चों। पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। अब से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 2s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू में t आई थी। अब t की जगह में क्या डाल देना है, t की जगह डाल देना है v माइनस यू अपॉन में a, तो v माइनस यू अपॉन में a डाल देना है। अब a को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये तो हो गया 2as, और ये आ गया मेरे पास a प्लस बी, और ये आ गया मेरे पास a माइनस बी। अब आइडेंटिटी आपको सबको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी बच्चों। तो अगेन मुबारक हो, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोगों ने क्या कर दी, डिराइव। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ गई बच्चों, ये रही। फिर आगे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर थर्ड इक्वेशन विच इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास जो है वो काम हो गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने के हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल मेथड नहीं है, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने का बच्चों एक और मेथड है, और उस एक और मेथड को बोलते हैं कैलकुलस मेथड। मैंने आपको बताया आज के लेक्चर के शुरुआत में, बट फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वेट करना होगा। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर देखो, हो सकता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको पहले से आता हो, अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है जी, कि भैया हमें आता है। आप सीधा डेरिवेशन करा देना अगले लेक्चर में और चैप्टर खत्म करा देना। और अगर आप कहते हो कि नहीं आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो फिर हम यहाँ करा देंगे, वो देखते हैं फिर कितने मैसेज आते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि सब जो वीडियो देखता है सब आंसर दे देना, क्योंकि आप के लिए ही तो हम यहाँ पे लेक्चर बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो फिर हमारे दो लेक्चर जाएंगे, एक डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, एक इंटीग्रेशन में चला जाएगा। तो वो टाइम अगर हम बचा सकते हैं तो आप पता ना, अगर आप कहते हो नहीं नहीं सर कराना ही कराना है तो फिर कराना तो है ही, वो तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, है ना भाई। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। एक दो न्यूमेरिकल हमारे आ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, एक बार ज़रा उनको देख लेते हैं आप, ताकि बस हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ख़त्म कर लें, ठीक है ना। फिर हम कैलकुलस से डिराइव करना हमारा रह जाएगा, लेकिन वैसे हमारा कंसेप्ट वाइज वो खत्म हो जाएगा। चलो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. आपको सबसे पहले निकालना है बॉल कितना ऊपर उठेगी, और दूसरा कितना टाइम लेगी वो ग्राउंड पे नीचे आने के लिए। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग है, ओके, और बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो पहले से ही 25 मीटर है। आप इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को फेंकते हो और बॉल नीचे गिरती है। दिस इज द सिचुएशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पॉइंट्स ले रहे हैं। लेट्स से एक पॉइंट ले रहे हैं ए, एक ले रहे हैं बी, और एक ले रहे हैं सी, ठीक है जी। आपको क्या कर निकालना है, सबसे पहले तो बॉल कितना ऊपर जाएगी। तो पहले हम बॉल के ना दो मोशन बना रहे हैं। एक बना रहे हैं जब आपने बॉल को फेंका तो ए से बी जाना एक मोशन बना रहे हैं, और एक बी से सी आना एक मोशन बना रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रॉम ए टू बी। पहले ए टू बी के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड से आपने उसको फेंका है, और जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैंने आपको लिखवाया था कि एट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के किसी भी चीज़ की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। येस और नो, येस, ठीक है। एक्सेलरेशन जो कि g है, ये हमें लेना है बच्चों -10। -10 क्यों लेना है, -10 इसलिए लेना है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आप यहाँ प्लस ऊपर जा, अगेन
दिस इज नॉट करेक्ट कि ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, वेलोसिटी कम हो रही है तो माइनस। अब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आप फेंकोगे तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होगी और फिर वो नीचे आएगा, तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। आपको एस यानी कि उसकी हाइट जो है वो निकालनी है। तो कोई भी कह दे कि भैया हमें तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेंगी, बिकॉज ये चारों चीज़ें थर्ड इक्वेशन में आती हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ तो थर्ड इक्वेशन लगा के मुझे क्या डेटा मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मुझे क्या डेटा मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v कितना हमारे पास 0, u हमारे पास कितना है 20 से उसको हमने फेंका है, a हमारे पास कितना है -10, s यानी कि हाइट हमें निकालनी है। बात देखिए, तो यह आ गया -400 इज इक्वल टू -20। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे तो h बेसिकली हमारे पास कितना आ गया है 20 मीटर। हाइट हमारे पास कितनी आ गई है 20 मीटर। तो अब आपसे ये पूछा गया था कि वो ज़मीन से कितना ऊपर जाएगा, तो ज़मीन से ऊपर जाना मतलब हैंस टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड। अगर ग्राउंड लेवल से बात करें, ये तो हमने निकाला है कि वो बिल्डिंग से कितना ऊपर गया, तो बिल्डिंग से वो ऊपर गया है 20। अगर हम ज़मीन से देखें तो ऑब्वियसली बात है वो ज़मीन से पहले से 25 ऊपर था और वो 20 और ऊपर चला गया है, तो 45 मीटर। ठीक है जी। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास दो मोशंस हैं, क्योंकि हमें बोला गया कि जब आपने बॉल को फेंका उसके बाद जब वो नीचे गिरा तो उसमें कितना समय का डिफरेंस था। तो ए से बी जाने तक का जो टाइम है वो हमें पहले निकालना होगा, फिर बी से सी जाने तक का टाइम हमें निकालना होगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे, अच्छा ये ए पार्ट हमने कर दिया, ठीक है ना। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो ए और बी लिखा हुआ है, तो ये हमने देखा जाए तो ए पार्ट कर दिया है। अब हम लोग कौन सा पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपको टाइम निकालना है। तो पहले हम देखें, अगर हमारा टोटल टाइम अगर हम देखें टोटल टाइम, तो वो टोटल टाइम ए से बी जाने तक का और बी से सी जाने तक का, इनको ऐड कर देंगे टोटल टाइम मिल जाएगा। अब पहले निकाल लेते हैं, ए से बी का टाइम, ठीक है जी। पहले निकाल लेते हैं ए से बी का। अब ए से बी का टाइम कैसे निकालें भाई, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस 18 लगा सकते हैं, यस v इज इक्वल टू यू प्लस 18 लगा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ए से बी जाने का मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रखी थी और एक्सेलरेशन हमें -10 लेना है, तो t आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम ए से लेके बी का हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा -20 और -20 डिवाइडेड बाय -10 इज 2 सेकेंड्स। तो ए से बी जाने में जो समय लगा वो लगा 2 सेकेंड, यानी बॉल को ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड्स है। अब बी से सी आने का टाइम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो बी से सी आने के टाइम के लिए हम लोगों को बी को इनिशियल पॉइंट और सी को फाइनल पॉइंट मानना रहेगा। अब बात कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। अब यहाँ पे अगर मैं हम इक्वेशन के लगाने की बात करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि b यानी कि हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे किसी भी बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस या जो टोटल हाइट उसको चलनी है वो 45 मीटर यानी कि 45 मीटर है ऊपर से नीचे, और हमारे पास एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आओ तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, और हम लोगों को टाइम जो है वो निकालना है बी से सी का। अब आप मुझे बताओ, तो ये चारों वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आता है, तो आंसर है थर्ड इक्वेशन में आते हैं। और कौन सी, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। और कौन सी इक्वेशन में आते हैं, सेकेंड इक्वेशन के सारे वेरिएबल्स हैं ये, ठीक है जी। अब सेकेंड इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a² s मतलब कि हाइट जो कि 45 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ठीक है जी, और
एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, यहाँ पे आएगा t का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 90 बाय 10 9, तो हमारे पास t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो t बेसिकली आ जाएगा 3 सेकेंड, लेकिन ये t b से लेके c तक का आया है, यानी बॉल को a से b जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं और b से c आने में उसको 3 सेकेंड लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लग गया बच्चों? टोटल टाइम हमें लग गया 2 + 3, या इसको पहले ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे लिखते हैं कि टाइम ए से लेके बी और टाइम बी से लेके सी। तो बताओ जी, पहले यहाँ 2 लगा, फिर 3 लगा, टोटल टाइम 5 सेकेंड आ गया। अभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप शायद, जहाँ तक मैं अगर सही कह रहा हूँ, ये शायद 4th एग्जाम्पल है। अब ना आप क्या करना, जहाँ कोई भी एग्जाम्पल हो, 4th हो, 3rd हो, 5th हो, आप जब इस एग्जाम्पल को देखोगे और इनके सॉल्यूशन को देखोगे, मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ, अपने ऑफलाइन के तो हमेशा से बोलता आया हूँ, ऑनलाइन में 11th लास्ट ईयर तो नहीं, आपको पता ही है पहला साल है, तो आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स होते हैं या एनसीईआरटी की जो डेरिवेशंस होती हैं, वहाँ पे वो ना बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी कभार एनसीईआरटी के तरीके थोड़े से अलग भी होते हैं। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ही है, आप को अगर समय मिले और आपने अगर एनसीईआरटी खोल रखी हो, तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखना और उनका आप एक बार सॉल्यूशन देखना, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि उन्होंने x0 के पंगे लेके कर रखा है सॉल्व, बहुत कन्फ्यूजन वाली बातें हैं वो, तो वो नहीं करनी है मेरे हिसाब से। आप ऐसे करें, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो भी आपको यही करना है, नहीं नहीं, वैसे तो आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको ये वाला तरीका ही अच्छा लगेगा, बिकॉज ये बहुत ईजी है, वो वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो आप पढ़ेंगे ना उनका तरीका तो आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है समझ ही नहीं पाएंगे आप, लेकिन अगर आप समझ गए तो भी आप यही कहेंगे हाँ कि ये वाला तरीका थोड़ा इजी है, और ये तरीका कोई मेरा तरीका नहीं है, ये तरीका नॉर्मल तरीका है, ये 9th का तरीका है, 11th का तरीका है, नॉर्मल है। उन्होंने x0, फिर उन्होंने क्या किया, ए से बी के बाद फिर बी के सी बी, यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाया जिसकी लोड थी नहीं, उसके बगैर भी यहाँ पे कम हो जाएगा। अल्टीमेटली ये समझ में आया ना, तो बस खत्म बात, ठीक है, डन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो। आकार, ओहो बहुत आसान है ये तो क्यों ना ऐसा करें कि आप लोगों को बच्चों टाइम दें पूरे, कहाँ गया हमारे घंटी बाबा, कहाँ गए, ओए वेयर इज घंटी, ओ माय गॉड, ये तो नया बोर्ड है, ये कैसा बोर्ड आ गया भाई, ऐसा तो नहीं था पहले। चलो 1 मिनट देते हैं, पूरा 1 मिनट दिया जाएगा आपको, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं माइक ऑफ कर देता हूँ, आप मेरी आवाज़ से कंफ्यूज ना हो, या चलो बोलता ही नहीं कुछ, गाना गाऊंगा ही नहीं, जल्दी करो। A car moving along a straight highway with speed 126 km/h is brought to a stop, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, with a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? तो आपको एक तो रिटार्डेशन निकालना है और आपको निकालना है डिस्टेंस कितना है, जल्दी से, 1 मिनट तो कम पड़ेगा, 2 मिनट ले लो, चलो। मैं घूमना बंद करूं क्या, इरिटेट हो रहे होगे, चलो शॉर्ट में ही कर दो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी यार, देखो मैं ऐसे ही बोल सकता था कि वीडियो को पॉज करके कर लो, लेकिन उस 2 मिनट में ही करें तो ज़्यादा मज़ा है ना। हो गया होगा 10 सेकेंड,
हाँ, मेरे हिसाब से निपटा दिया। क्या कहते हो, करें? चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक गाड़ी है जो चल रही थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 126 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप सबको पता हो 5/18 करके मल्टीप्लाई, है ना, पता ही होगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं इसको 6 से काटूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 21 और ये आ जाएगा मेरे पास 3। फिर काटूं तो ये 7 से कट रहा है, तो आंसर 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 करनी है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था और वो कह रहे थे कि उस गाड़ी को ब्रेक मार के रुकना है। और वो कितना डिस्टेंस चली है भाई, 200 मीटर। अब आपको एक चीज़ तो एक्सेलरेशन या कह लो रिटार्डेशन और एक है टाइम। तो अगर आप पहले ये 4 चीज़ें देखो तो बहुत क्लियर है कि आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है बच्चों, थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ गया है। अब v हमारे पास कितना है, 0, क्योंकि हमें गाड़ी को रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 35, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। और एक्सेलरेशन बोला हुआ है क्या, ओह सॉरी, ओहो वो तो निकालना है, तो जो कि माइनस में आना चाहिए और आएगा भी, है ना। तो ये आ जाएगा -35 इंटू में 35 इज इक्वल टू एस हमारे पास कितना था बच्चों, 200। तो एस की जगह अगर हम 200 डाल दें तो ये 400 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा -35 का स्क्वायर अपॉन में 400, जो कि आप सॉल्व करोगे, या मैं कैलकुलेटर से करके लिख दूँ, बताओ आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी सारी कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला। एक सेकंड, फ़ोन कहाँ है मेरा, चलिए चलो 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 एक सेकंड लेंगे, कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा। हाँ, तो हमारे पास आ गया 35 इंटू में 35 और बच्चों डिवाइड में आ गया हमारे पास 400 विच इज़ 3.06। तो -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में तो आना ही चाहिए। माइनस में क्यों आना चाहिए, एक्सेलरेशन माइनस में इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम ब्रेक मार रहे हैं, हमारी रिटार्डेशन हो रही है बच्चों, बोलो डिवाइड बाय, हाँ हमारा रिटार्डेशन, मैंने एक बार और चेक कर लिया, बस हमारा रिटार्डेशन हो रहा है तो भैया ये तो माइनस में आना ही चाहिए था। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ओ अच्छा जगह खत्म हो गई क्या, यहाँ लिख देते हैं, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो हेंस रिटार्डेशन, जब आप ऐसे लिखे रहोगे रिटार्डेशन तो आप माइनस नहीं लेकर आओगे, आप रिटार्डेशन में बस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दोगे। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी निकालना था कि कितना टाइम लेगा, तो टाइम मैं यहाँ निकाल दूँ क्या, समझ जाओगे, बोलो, यहाँ पे टाइम निकाल देता हूँ, जगह खत्म हो गई है कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा देंगे, है ना। आप टाइम निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते, बस फर्स्ट सेकंड में से कोई भी एक लगा दो। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 35 है, एक्सेलरेशन हमारे पास आया था -35 वाला ले लो, आपको जो मन करे यार, -35 का स्क्वायर अपॉन में 400 इंटू में आप चाहे टाइम ले लो। अब यहाँ से अगर आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है तो -35 से -35 तो कैंसिल ही हो जाएगा, समझ गए ना, मैं नहीं समझा लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आ गया -35 और ये आ गया -35 का स्क्वायर अपॉन में 400, ये आ गया ना t, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये 400 अपॉन में 135 बच जाएगा, इतना सेकंड। अरे यार मैथ्स तो मेरे से ना कराया करो ना, कहने का मतलब है कि दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी पीजी हैं, NCERT के सवाल हैं, एक लेवल ऊपर मान लो एग्जाम में, बस ये लेवल भी आता है, मतलब समझे नहीं, 90% स्कूल्स में तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं, 10% स्कूल में इसका एक लेवल और ऊपर आता है, CBSE की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज बात की किस चीज़ के बारे में, सबसे पहले हमने बात की कि हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको हमने डिराइव किया यूजिंग ग्राफिकल मेथड ओनली, ये ग्राफिकल मेथड से है, ठीक है जी, ग्राफिकल मेथड से, हाँ। और फिर हम कैलकुलस से भी करेंगे और 2-4 क्वेश्चन किए।
हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने नीट का एक चैनल खोला, अगर इन केस नहीं पता आपको, जहाँ पे हम 11th और 12th की नीट की तैयारी भी नए सेशन की शुरू कर रहे हैं। पुराना ख़त्म हो गया, कल यानी कि संडे उनका एग्ज़ाम था, और अब से हम लोग 2000 जो नया वाला बैच है 23 वाला, उसकी तैयारी भी शुरू करवाने वाले हैं। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या आपको नीट की तैयारी करनी है तो वो चैनल आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग अगर आपके कमेंट्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर हम रिलेटिव मोशन करके इसे ख़त्म कर देंगे। बात समझ में आई? तो प्लीज़ जेन्युइनली अगर किसी को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना तो वो नहीं लिखे कि सर नहीं वो तो आता है, और अगर करना है तो वो हाँ लिखे, क्योंकि ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप क्या कह रहे हो। क्योंकि यार ये अब ऑफलाइन में तो हम देखा जाए तो करा लेते हैं, कराते ही हैं, या पोल करा लेते हैं कि भैया, क्योंकि बहुत इजी सा टॉपिक है, मैथ्स का है, कुछ फॉर्मूले होते हैं वो बस याद करने होते हैं, और वो बहुत सारे स्कूल्स में हो रखे होते हैं, और मतलब कूल है वो बहुत, ऐसा कोई इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि वो फिजिक्स में बहुत जगह और काम आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।